एक गांव में हीर अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसकी माँ बाप थे और आज उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे। हीर आईने में खुद को निहारती हुई बोली, माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? शिखा हीर को ध्यान से देखती हुई आंखों में पलकों से बांध के रोके हुए आंसू लेके बोली, ये बिटिया ना जाने क्यों इतनी जल्दी सयानी हो जाती हैं और फिर शादी करके पराई हो जाती हैं। अपने आंखों से काजल लेके हीर के कान के पीछे लगाती हुई बोली, नजर न लग जाए मेरी राजकुमारी को। माँ, तुम रो रही हो? हीर उदासी से अपनी माँ की ओर देखते हुए उनका हाथ पकड़कर बोली, नहीं मेरी गुड़िया, ये तो बस यूं ही खुशी के आंसू हैं। मुझे बहुत काम है। देखो तो सही, नाश्ते का गोपी ने सब तैयार किया है या नहीं? शिखा आंसू को छुपाते हुए बोली, शिखा, सब तैयार है न? सुधीर ने थोड़ी कड़क सी आवाज़ में पूछा। शिखा बोली, हाँ जी, जरा हमारी बेटी को देख लीजिए, वो भी कितनी सुंदर लग रही है। हीर कुछ प्यार भरे शब्दों की उम्मीद से अपने पिता की ओर देखने लगी। सुधीर बोले, ये फालतू की बातें मुझसे ना कहो, लड़के वाले आते ही होंगे, ये सब तुम सब आपस में देख लो। हीर की उम्मीद और दिल दोनों टूट गया। उदास न हो हीर, शिखा हीर को गले लगाते हुए बोली। कमरे के बाहर से शिखा की सास आवाज़ लगा के बोली, अरे मेहमान आ गए, कहाँ हैं सब लोग? सुधीर, शिखा और शिखा की सासू माँ सब मेहमान का स्वागत करने के लिए बाहर आए। लड़का और उनके पिताजी और उनकी माँ आए थे, साथ ही मदनलाल जिन्होंने रिश्ता बनाया था। सभी लोगों को ससम्मान बैठक में बैठाया। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर लड़के के पिता गंभीर मुद्रा में थे। मेहमान नवाजी शुरू हुई। शिखा हीर के विषय में बोलने लगी, हमारी बेटी बहुत सीधी सरल है। उसने अभी LLB की पढ़ाई पूरी की है। वो आगे भी पढ़ना चाहती है और वकील बनना चाहती है। और वो इसी बीच अनिल दीक्षित, लड़के विनय के पिता, बोल पड़े, मदन लाल जी ने आपको बता दिया था ना हमारी मांग के बारे में। आप बता दीजिए आपसे हो पाएगा या नहीं। और हाँ, हमें लड़की को कोई नौकरी नहीं करानी, उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वो विनय की माँ की तरह ही घर पर रहेगी। सुधीर ने बोला, देखिए दीक्षित जी, आपकी मांग में सब तो ठीक है, पर आपने 10 लाख की कार और 3 लाख की बुलेट बाइक के साथ जो 6 लाख का कैश बोला है वो थोड़ी ज़्यादा है। अगर अब उसे 5 लाख कर दें तो। इतने में ही अनिल दीक्षित तेज आवाज़ में बोले, हमारा बेटा जल निगम में उच्च अधिकारी है, उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। शिखा का मन ये सब देख बहुत दुखी और चिंतित हो उठा। सोच रही थी कि इन लोगों ने एक भी बार मेरी बेटी के विषय में नहीं पूछा, वो कैसी है, क्या चाहती है, इन्हें बस दहेज से ही मतलब है। सुधीर बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शिखा को सुधीर की बात पर बहुत आश्चर्य लग रहा था। वो सोच रही थी, सुधीर ये भी नहीं सोच रहे हमारी बेटी इनके साथ कैसे खुश रह सकती है। ये तो बस जैसे अपने बेटे का मोल बता रहे हों। सुधीर अपनी बेटी के लिए वर खोज रहे हैं या खरीद रहे हैं? माहौल सुधीर की बात से थोड़ा शांत हुआ। फिर अनिल दीक्षित जी की पत्नी ने शिखा से हीर से मिलने की इच्छा जताई, पर शिखा बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहीं बैठी रही। ये देख सुधीर ने शिखा को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ, जाओ हीर को ले आओ। शिखा कोई ख्याल में खोई हुई थी। सुधीर के हिलाने से वो थोड़ा चौंक गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, जी जी, बस अभी लाती हूँ। वो हीर के कमरे की ओर गई। हीर उदास और चिंता में बैठी थी। अपनी माँ को गले लगा के बोली, माँ, इन लोगों की बातों से लग रहा है इन्हें हमसे नहीं बस दहेज से प्यार है। हमारे सारे सपने सब खत्म हो जाएंगे माँ। शिखा अपने आंसुओं को साफ करते हुए एक साहस भरी आवाज़ में बोली, नहीं, मैं अपनी बेटी को इन लालची लोगों के यहाँ नहीं जाने दूंगी। सुधीर ने आवाज़ दी, शिखा, कितनी देर लगेगी और हीर को लाने में? थोड़ी देर में शिखा बाहर आती है। सुधीर शिखा को अकेले देख गुस्से में बोला, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता? बोला है ने, जाओ हीर को ले आओ। शिखा बिना कुछ बोले अनिल दीक्षित के सामने जाके हाथ जोड़कर बोली, आप लोग यहाँ आए उसके लिए दिल से धन्यवाद, पर मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए बिकाऊ लड़का नहीं चाहिए। बिकाऊ शब्द जैसे ही अनिल दीक्षित के कान में पड़े, वो इस प्रकार तिलमिला गए मानो उस पर किसी के मारने का इल्ज़ाम लगा दिया हो। सुधीर भी गुस्से से भर गया। उसने शिखा का हाथ पकड़ के झटकते हुए बोला,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? अपनी हद में रहो। किस हक से तुमने ये सब बोला? शिखा का मानो सब्र के सभी बार टूट गए। वो तेज आवाज़ में साहस के साथ बोली, माँ हूँ मैं हीर की, और मुझे अपनी बेटी को इन लालची लोगों के यहाँ शादी नहीं करानी। यह सुनकर अनिल दीक्षित गुस्से और तेज आवाज़ में बोले, हमें आप लालची बोल रही हैं? इतनी बेइज्जती कर रही हैं? हमारी मांगे तो फिर भी बहुत कम है। आपको क्या लगता है बिना दहेज के आपको सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। मदन लाल जी से पूछिए हमारे यहाँ कितने रिश्ते की लाइन लगी हुई है। हम अब नहीं रुकेंगे यहाँ, चलो यहाँ से। उनका पूरा परिवार वहाँ से जाने लगा। सुधीर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। अनिल दीक्षित एक तीखे से मुस्कान लिए हुए बोलने लगता है, सुधीर जी आपकी घर में चलती नहीं है, बस भाभी जी की चलती है। हम भी देखते हैं बिना दहेज के आप अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में कैसे करते हैं। उनके जाने के बाद सुधीर और शिखा की सास दोनों शिखा पर अपना गुस्सा लिए बरस पड़े। सुधीर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मामले में बोलने की? तुम्हें कुछ समझ भी है? इससे पहले तो तुम्हारे मुंह से कभी तेज आवाज़ भी नहीं निकली, आज ये हिम्मत कहाँ से आ गई? शिखा मुंह नीचे किए सब कुछ सुने जा रही थी। सास बोली, अरे तुझे हम कम दहेज में ले आए तो क्या हर कोई हमारे जैसा होगा? ये सुन शिखा से चुप न रहा गया। वो बोली, आप लोग आज जिस घर में हैं वो मेरे पिताजी ने ही दिया है, और आपके बेटे का जो बिजनेस चल रहा है उसे शुरू करने के लिए भी मेरे पिताजी ने रुपए दिए। सुधीर ये सब सुन के गुस्से में बिल्कुल तिलमिला गया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम अपनी हद भूल गई। इतना बोल के मारने के लिए हाथ उठाता है। शिखा ने साहस के साथ उनका हाथ पकड़ा और बोला कि नहीं, बहुत सह लिया, पर अब बात मेरी बेटी की है। मैं अपनी बेटी के लिए वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। इतना बोल शिखा हीर के कमरे में चली गई, जहाँ हीर सारी बातें सुन के आंखों में आंसू लिए दुखी मन से बैठी हुई थी। माँ को देख गले लग गई, रोते हुए बोली, माँ आज तक आप पिताजी के आगे कुछ नहीं बोली, बस जो उन्होंने कहा उसको ही आपने अपनी मर्जी बना ली। आज ये साहस मेरे लिए माँ कैसे आया? शिखा रोते हुए बोली, बेटी ये साहस मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी से पहले दिखाया होता तो आज मेरी दशा मेरे पति के आगे ऐसी न होती। मैं हार मान गई हूँ मीरा, तुम जीत गई, तुम सही थी। खुशियाँ किस्मत से मिलती हैं, खरीद कर तो बस सामान आता है। हीर बोली, मैं कुछ समझी नहीं माँ, ये मीरा कौन है? आप किसकी बातें कर रही हैं? शिखा अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोलती है, हम लखनऊ में रहते थे, तब मनोज काका बताते थे कि जब मैं 4 साल की थी तब माँ कैंसर से लड़ते हुए चली गई, जिसके कारण पिताजी ने मुझे पालने के लिए एक महिला ममता को काम पर रख लिया, जिसको मेरा ध्यान रखने के लिए ही वेतन दिया जाता था। मेरा बहुत ख्याल रखा जाता था, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। पिताजी को बहुत चिंता रहती, बहुत से डॉक्टर को दिखाया, सब बोलते सब कुछ ठीक है, फिर बार बार बीमार पड़ने का कारण समझ ही नहीं आता। ऐसे ही 3 महीने बीतते गए। कई लोगों ने पिताजी को दूसरी शादी करने का सुझाव दिया, पर पिताजी माँ से इतना प्यार करते थे कि कभी भी उनकी जगह किसी और को नहीं दी। एक दिन पिताजी रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए निकले। रास्ते में उन्हें याद आया कि उनकी मीटिंग की फाइल घर पर ही रह गई। उन्होंने ड्राइवर मनोज काका से वो फाइल लेने के बाद मुझे देखने की इच्छा से मेरे कमरे में गए, जहां उन्होंने देखा मैं एक तरफ नीचे बैठी हूँ और ममता फ़ोन पर लगी थी। मेरे कपड़े गीले हुए थे और मैं सिसक सिसक के रो रही थी। तब पिताजी को बहुत तेज़ गुस्सा आया। उन्होंने बहुत तेज़ आवाज़ में बोला, ममता। ममता हड़बड़ा गई, उसके हाथ से उसका फ़ोन भी गिर गया। मनोज काका मुझे गोद में उठाते हैं। पिताजी बोले, नाम से ममता हो और ममता तुम्हारे दिल में लेस मात्र भी नहीं है। मेरी बेटी के कपड़े ख़राब हो गए, वो गीले पेशाब के कपड़े में सिसक रही है, तुम अपने फ़ोन में लगी हो। वो हकलाते हुए बोली, साहब वो ज़रूरी फ़ोन था, अभी बदल देती हूँ बेबी जी के कपड़े। पिताजी फिर तेज़ आवाज़ में बोले, दूर रहो, अब हाथ भी मत लगाना मेरी बेटी को, इसलिए बीमार रहती है वो, क्योंकि तुमने उसका ख्याल नहीं रखा। चली जाओ यहाँ से मेरी नज़रों के सामने से। पिताजी ने चेक में उसका वेतन भरकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। पिताजी इन सब को देख टूट से गए। वो माँ की फ़ोटो के आगे रोते हुए बोले,
सुमन, तुम मुझे छोड़कर चली गई। तब मनोज काका ने पिताजी से बोला, साहब उदास मत हो आप, कोई और मिल जाएगा बेबी जी का ख्याल रखने के लिए। पिताजी बोले, नहीं मनोज, अब मैं किसी अजनबी के हाथों में अपनी बेटी को नहीं दे सकता। मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं। वो बोले, मनोज तुम ही इस समस्या का हल कर सकते हो। मनोज बोले, मैं कैसे साहब? पिताजी बोले, तुम मेरे सबसे पुराने नौकर हो। अगर तुम्हारी पत्नी मेरी बेटी की परवरिश करे तो मुझे कोई चिंता और डर नहीं होगा। मनोज काका बोले, पर साहब मेरी तो खुद 3 साल की बेटी है। पिताजी बोले, मनोज और कोई नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। तो अपने परिवार के साथ यहीं आ जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह ही रखूँगा। ये सुन मनोज काका सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक है साहब। सारी तैयारियां करके वो लोग अगले ही दिन मेरे हवेली पर आ गए। आसिम मौसी में पिताजी को भी एक आशा की किरण सी दिखाई दी। उन्होंने सारी बातें समझाते हुए बोले, आशा बहन मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं मेरा, आप अपनी बेटी की तरह ही इसका भी ध्यान रखना, किसी सामान की कमी नहीं होगी। आशा मौसी बोली, साहब हम बस अपनी बेटी की तरह ही शिखा को भी समझते हैं, उसी की तरह उसका ध्यान रखेंगे और कोई लालच नहीं हमें। आशा मौसी ने अपनी बेटी मीरा के साथ साथ मेरा ध्यान इतने अच्छे से रखा कि मैं बस 4-5 दिन में ही ठीक रहने लगी। मेरे रोने की आवाज़ की जगह हवेली में मेरी किलकारियाँ गूंजने लगी। मैं और मीरा साथ में खेलते। सब ऐसे ही चलता रहा। हम बड़े होने लगे। समय के साथ मेरी शरारतें बढ़ती थी। मीरा शुरू से ही शांत स्वभाव की थी। मैं आशा मौसी के हाथ से ही खाना खाती थी, जिससे मीरा को खुद ही खाना पड़ता। रात में जब मौसी हम दोनों के बीच में सोती तो उन्हें बस अपनी तरफ ही मुंह करने को कहती। मीरा को समय देने का मैं मौसी को समय ही नहीं देती थी। मैं एक बेटी की तरह उन पर माँ का पूरा हक जताती थी, पर मीरा ये सब देख के भी कुछ नहीं कहती थी। जो कपड़े खिलौने उसके लिए आते वो ही मुझे भी पसंद आता और मैं जिद करके ले लेती और मीरा खुशी खुशी दे देती थी। जब भी मीरा माँ के साथ बैठी होती मैं उसे हटाकर खुद बैठ जाती। मौसी पर इस प्रकार से हक दिखाती जैसे वो मीरा की नहीं मेरी माँ हो, जिसके कारण मीरा को मौसी बहुत कम समय दे पाती थी। मीरा अक्सर ये सब देखकर उदास रहती थी, पर उसमें सहनशीलता और धैर्य बहुत था। वो कभी भी मौसी से कोई शिकायत नहीं करती, न ही मुझसे नाराज़गी होती। हम दोनों को पिताजी ने लखनऊ के बड़े स्कूल में भर्ती करा दिया। हम दोनों ही बहुत खुश थे स्कूल जाने के लिए। स्कूल की बस से हम दोनों स्कूल जाते, पर मैं उसका इस स्वभाव का बहुत लाभ उठाती थी। पर यह सब जल्दी ही रिजल्ट में दिख गया। मेरे नंबर बहुत कम थे, वहीं मीरा प्रथम आई थी। पिताजी और मौसी सब उसे बहुत आशीर्वाद दे रहे थे, प्यार दे रहे थे। मीरा को अपने अच्छे नंबर के कारण लखनऊ के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप से प्रवेश मिल गया, पर मेरे नंबर अच्छे न होने के कारण एक बड़ी धनराशि फीस के नाम पर दी गई, जिससे मुझे प्रवेश मिल पाया। अब हम दोनों कॉलेज जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। पिताजी जैसे जैसे और ज़्यादा सफलता प्राप्त करने लगे, वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बनने लगे थे। इसी चिंता से पिताजी ने मेरी सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड लगा दिए, जो हमेशा हमारे साथ ही लगा रहता था। कॉलेज में मेरे बहुत से दोस्त बने। मीरा का और मेरा साथ बस कॉलेज में आने जाने का था। मैं उसके साथ नहीं रहती क्योंकि वो अपना ज़्यादा समय क्लास और पुस्तकालय में बिताती थी। उस कॉलेज में सभी बड़े घरों के लोग ही आते थे। ऐसे में जिन्हें स्कॉलरशिप से प्रवेश मिलता था, उन विद्यार्थियों को कॉलेज के अमीर घरों के लड़के और लड़कियां परेशान किया करते थे। इसलिए मीरा इन लोगों से बचने के लिए बस क्लास और पुस्तकालय में ही रहती थी। मैं अपने ही जैसे दोस्तों के साथ रहती थी। हम लोग बस कॉलेज की कैंटीन और मस्ती ही किया करते। पढ़ाई के नाम पर बस बैग और कुछ किताबें होती थी। मैं एक अमीर और बड़े घर की लड़की थी और मेरे बॉडीगार्ड इसलिए मेरी रैगिंग लेने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी, बल्कि मुझे मेरे सीनियर ने दोस्ती करके अपने ग्रुप में ही शामिल कर लिया था। मुझे भी बहुत मज़ा आता था उनके साथ बाकी के लोगों की रैगिंग लेने में। एक बार मीरा किताबों को लिए क्लास की ओर जा रही थी। मेरे ग्रुप ने उसे रोक लिया। मैं ये सब दूर से देख रही थी। मैं उन्हें मना करने ही जा रही थी, पता नहीं क्यों मेरे कदम रुक से गए। मैं वहीं रुक के सब कुछ देखने लगी। उन्होंने मीरा के हाथ से किताबें ली और उसे अपने साथ ही
लड़के से बोलकर दूर एक पत्थर से बनी कुर्सी पर रखवा दिया और बोला, जाओ उसे लेकर आओ। मीरा किताब लेने के लिए जाने लगी तो उन्होंने फिर से उसे रोक लिया और एक रुमाल उसकी आंखों पर बांध दिया और बोला, अब जाओ लेकर आओ। मीरा बहुत घबराई थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो एक नौकरानी की लड़की मेरी दोस्त है। मीरा लड़खड़ाते हुए उस ओर जाने लगी। वो बार बार ठोकर लगने से लड़खड़ाते हुए चल रही थी। ये सब देख वो लोग बहुत मजाक बना रहे थे। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया जिससे वो गिरने ही वाली थी। उसे किसी मजबूत हाथों ने थाम लिया। वो लड़का देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक था। मीरा अपनी आंखों से वो पट्टी हटाने ही वाली थी कि पीछे से उन लड़कों ने आवाज़ लगाई, बिना किताब उठाए पट्टी नहीं खोल सकती। वो रुक गई। उसने उस लड़के के हाथ को छुआ था। वो जानना चाहती थी उसकी मदद किसने की। अब उसके और रखी किताब के बीच 3 कदमों का फासला था जिसको उसने पूरा किया और आंखों से वो बंधा हुआ रुमाल हटाया, पर उसे वहाँ पास में कोई भी नज़र नहीं आया। वो इधर उधर देखने लगी, बस उन सीनियर के अलावा कोई आसपास नहीं था। मीरा वहाँ से अपनी किताब लेके चली गई। उसके जाने के बाद मैं वहाँ पहुँची और मदद करने वाले लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने बताया वो एक मिडिल क्लास का लड़का है। रोहन अपनी दादी के साथ रहता है, बहुत सीरियस रहता है। इसकी बॉडी देखकर कोई इससे पंगा नहीं लेता। उसका प्रवेश भी स्कॉलरशिप से ही हुआ है। एक रोज़ हम दोनों कॉलेज जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। मैंने अपने बॉडीगार्ड से पता करने को बोला तो वो बोला 3-4 लोगों में लड़ाई हो रही है। हम दोनों ने पास जाकर देखा। मैं देख के चौंक गई। वो रोहन था, वही जिसने मीरा की मदद की थी। मीरा ने उसे देखा नहीं था तो उसे पहचान नहीं पाई। वो बोली, चलो यहाँ से चलते हैं, ये कोई गुंडा लगता है। मैंने भी मीरा को कुछ नहीं बताया। हम कॉलेज पहुँचे। जब क्लास शुरू हुई तो बीच क्लास में रोहन आया। उसके शरीर पर हल्की चोट के निशान थे। मीरा बोली, ये हमारे क्लास में है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने अपनी क्लास ली और फिर मीरा पुस्तकालय में चली गई। उसके बाद वापस वो अपने क्लास में आने लगी तो उसने देखा सामने से सीनियर का ग्रुप आ रहा है। उस समय मैं वहाँ नहीं थी, कैंटीन में बैठी थी। मीरा उन्हें देखकर डर गई और बचकर जाने लगी। तभी उनमें से सबकी लीडर टीना ने उसे रोक लिया। टीना ने मीरा को आवाज़ दी, ओ हेलो बहन जी। मीरा समझ गई अब फिर उसके साथ कुछ होने वाला है। मीरा डरते हुए उसके पास गई तो उनमें से एक लड़के विक्की ने बोला, बहन जी तुम हमेशा सूट में ही आती हो। तुम जैसी लड़कियों ने इतने बड़े कॉलेज को सरकारी प्राइमरी स्कूल बना दिया है, तुम्हें इनमें गर्मी नहीं लगती? ऐसा बोल सब के सब हंसने लगे। टीना बोली, यार गर्मी तो अभी भी लग रही है, चलो कुछ ठंडा पीते हैं। टीना ने बोला, हम सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ। मेरा नाम बता देना, टीना ने मंगवाया है, वो मेरे अकाउंट में लिख लेगा। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। जब मैंने मीरा को कैंटीन में देखा तो मैं चौंक ही गई क्योंकि वो कभी भी वहाँ नहीं आई थी। उसने 4 ग्लास कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देके टीना का नाम बताया। मैं समझ गई कि ये उसी ग्रुप का काम है। मैं भी उसके पीछे पीछे उसे देखने के लिए चली गई जहाँ सारे ग्रुप वाले उपस्थित थे। मैं उनसे नजरें बचा के दूर खड़ी सब देख रही थी। मीरा सबको ग्लास देने लगी। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की आखिरी ग्लास उसने सपना की ओर बढ़ाया जो टीना के ठीक पीछे खड़ी थी। विक्की ने चालाकी से उसे धक्का दिया जिससे वो टीना के ऊपर गिर गया। टीना अपने गुस्से की सीमा पार करते हुए दांतों को पिसते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? टीना ने बिना कुछ सोचे समझे सिकंजी की गिलास उठाकर मीरा के मुंह पर डाल दिया। रजत ने उसका दुपट्टा खींच के टीना के मुंह साफ करने लगा। इट्स ओके बेबी, कूल डाउन। सिकंजी में नींबू नमक जैसे तेज चीज़ें डले होने के कारण मीरा की आंखों में तेज जलन होने लगी। वो हाथों से अपनी आंखों को ढके हुए दर्द और जलन से चीखने लगी, पानी पानी। ये देख मेरे से रुका नहीं गया। मैं उसकी मदद के लिए उसकी ओर बढ़ी। तभी रोहन को आते देखा। वो मेरे से पहले ही मीरा के हाथ में पानी की बोतल थमा देता है। मीरा उससे अपने मुंह और आंखों पर डाल के साफ करने लगी। रोहन गुस्से में उनके पास पहुंचा और रजत के हाथ से मीरा का दुपट्टा छीनते हुए मीरा को देते हुए टीना की ओर देखकर बोला, तुम इतने छोटे कपड़े पहनने वाली, तुम क्या जानो दुपट्टे का महत्व?
किसी लड़की के सम्मान को इस तरह एक ही झटके में खींचने वाले तुम लोग भले ही अमीर घरों के हो, पर सच में बहुत गरीब हो। एक लड़की होकर भी तुमने ऐसा किया। टीना को अब और गुस्सा आने लगा। तुम होते कौन हो? टीना बोली, ये सब कहने वाले होते कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोहन बोला, हिम्मत का परिचय ना लो तो अच्छा होगा, कहीं तुम्हारे लिए बहुत महंगा ना पड़ जाए। टीना मुंह बना के वहाँ से सबके साथ चली गई। उसने मीरा को सहारे से उठाया और पास की बेंच पर बैठाया, पर मीरा अभी भी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो आंखों को हाथ ढके हुए रोए जा रही थी। रोहन ने उसे बोला, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तब मीरा आंखें बंद कर रही थी। बोली, नहीं आप रहने दो, मेरी सहेली है शिखा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मैं मीरा के पास पहुंची और बोली, अरे मीरा, ये सब कैसे हो गया? मीरा बोली, वो सब रास्ते में बता दूंगी, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ ठीक है चलो। मैंने मीरा को कार में बिठाया और डॉक्टर के पास जाने लगे। मीरा ने ये सब माँ से बताने के लिए मना किया और सारी बात बताई और बोली, पर आज भी मैं उस लड़के को नहीं देख सकी। न जाने कौन था, बस आवाज़ ही सुनी है। उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाई। तुमने देखा क्या? शिखा उस लड़के को? मैंने बोला, नहीं, मैं जब तुम्हारे पास आई तो तुम अकेली ही थी। मीरा बोली, हाँ वो चला गया था। शिखा के साथ डॉक्टर के पास जाके आंखें दिखाई। डॉक्टर ने बोला, घबराने वाली बात तो नहीं है वैसे, पर कम से कम 2-3 दिन आंखों पर ज़्यादा जोर मत देना, हो सके तो कॉलेज मत जाना। वो बोली, ठीक है। अब मीरा आंखें खोल सकती थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उससे उसका दर्द का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। हम सब घर पहुँचे तो आशा मौसी ने पूछा, मीरा की आंखों में क्या हो गया है? मीरा बोली, कुछ नहीं माँ, आँख में कचरा गिर गया था, अब ठीक है। माँ बोली, ठीक कहाँ है, कितनी लाल हो गई है? मीरा बोली, माँ तुम बेवजह ही इतनी चिंता कर रही हो, मैं तो ठीक हूँ, डॉक्टर को दिखा दिया है और 2 दिन कॉलेज भी नहीं जाऊँगी, आराम करूँगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या कर रही है मेरी बिटिया? हमने देखा पिताजी और मनोज काका आए थे। मैं उन्हें देखकर खुशी से लिपट गई। पिताजी पूरे 1 सप्ताह बाद आए थे। पिताजी ने बोला, कल मेरे एक दोस्त आ रहे हैं, वो दिल्ली के बहुत बड़े वकील हैं, उनका नाम ध्यानचंद है, कुछ दिन रुक कर ही जाएंगे। आशा बहन, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए, वो बहुत ख़ास है। मौसी ने बोला, जी सब तैयार हो जाएगा, आप चिंता न करें। मैंने पिताजी से पूछा, ये कौन है पिताजी? हमने तो पहले नहीं सुना इनके बारे में। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि ये आज आ ही पहली बार रहे हैं, वरना मैं ही जाता था इनके यहाँ। इन्होंने दूसरी शादी की। इनकी पहली पत्नी एक दुर्घटना में नहीं रही। वो तुम्हारी माँ की बहुत अच्छी सहेली भी थी, जिनसे इन्होंने दूसरी शादी की, जो उनकी माँ और बेटे को पसंद नहीं आई, जिससे वो इनसे दूर रहते हैं। अभी 1 महीने पहले ही दूसरी पत्नी के बुरे आचरण के कारण दोनों में तलाक हो गया। अब ये अपने बेटे और माँ की तलाश कर रहे हैं, पर अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो अकेले और परेशान हैं, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। मैंने बोला, ठीक है पिताजी, हम भी मिलेंगे उनसे। हम सब खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मीरा कॉलेज नहीं गई, बस मैं ही गई। कॉलेज में टीना मिली, उसके साथ एक और लड़का भी था जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मैं उसकी तरफ देखने लगी। टीना बोली, मेरा कजिन है, देर से कॉलेज में प्रवेश लिया है, इसका नाम सिद्ध है। वैसे तो पूरा नाम सुधीर है, पर सब सिद्ध ही बुलाते हैं। फिर टीना बोली, कल सिद्ध का जन्मदिन है, तुम सबको आना है कल पार्टी में, रात 10 बजे से है। मैं बोली, मुश्किल है, पिताजी घर पर ही हैं। टीना बोली, ओहो शिखा, ये बहाने नहीं चलेंगे, आना तो पड़ेगा। मैंने बोला, ठीक है। क्लास का समय हो गया था, हम सब क्लास में जाने लगे। तभी रोहन मेरे पास आया और मीरा के बारे में पूछा, कैसी है वो, आज आई क्यों नहीं? मुझे रोहन का मीरा के लिए ऐसे फिक्र करना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला, हाँ वो ठीक है, पर 2 दिन आराम करना है, उसके बाद ही वो आएगी। रोहन बोला, ठीक, और फिर चला गया। क्लास के बाद हम सब कैंटीन में गए। सिद्ध ने सबके लिए कॉफ़ी मंगवाई। न जाने कैसे मेरे हाथ से कॉफ़ी छलक कर हाथ पर गिर गई और जलन से चिल्ला पड़ी। सिद्ध ने जल्दी से मेरा हाथ को पकड़ा, अपने रुमाल से मेरा हाथ साफ कर बर्फ़ मंगवाई और उसे लगाया।
वो बिल्कुल परेशान हो गया। मुझे फिर थोड़ा आराम मिला। उसका ऐसे मेरे लिए परेशान होना मुझ में एक अलग एहसास करा रहा था। बातों बातों में हमने नंबर लिए एक दूसरे से। टीना बोली, अब तो सीखा, तुम्हें ज़रूर आना होगा, नहीं तो सिद्ध केक नहीं काटेगा। मैं मुस्कुराने लगी। घर पर पापा के दोस्त आए, उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। मौसी और मीरा ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा सब चीज़ों का। पिताजी जरूरी काम आने के कारण ऑफिस गए थे थोड़ी देर के लिए। तब तक ध्यानचंद अंकल जी मीरा से बातें करने लगे। मीरा की बात और व्यवहार से वो बहुत प्रभावित हुए थे। उन्हें यही लग रहा था मीरा उनके दोस्त की बेटी शिखा है। जैसे ही पिताजी आए, उन्होंने गले लगा लिया। दोनों लोग बातें करने लगे। क्या यार, मेरे आने पर भी तुझे समय नहीं? वो तो अच्छा हुआ, तेरी बेटी के साथ बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला। बहुत प्यारी बच्ची है। पिताजी को लगा वो मेरे ही बारे में बोल रहे हैं। पिताजी बोले, तुझे इतनी अच्छी लग रही है तो अपनी बेटी बना ले। अंकल कुछ देर चुप होकर बोले, बात तो तूने बहुत सही बोली है। पिताजी बोले, मैं कुछ समझा नहीं। तब अंकल बोले, जब मुझे मेरे बेटे का पता चल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो तेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे से करूँगा। ये सुन पिताजी बहुत खुश हुए। यार, तूने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। कॉलेज के बाद हम सब फिल्म देखने गए और मैं शाम को घर पहुंची। तब पिताजी और अंकल जी साथ ही बैठे थे। मैं आते ही पिताजी के गले लग गई और अंकल जी को नमस्ते किया। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, ये कौन है? पिताजी थोड़े चौंक कर बोले, अरे तुमने ही तो कहा मेरी बेटी बहुत पसंद आई है, अब भूल भी गई। अंकल थोड़े असमंजस में पड़ गए। ये है तुम्हारी बेटी? पिताजी बोले, हाँ यार, यही है शिखा, मेरी बेटी, एक इकलौती बेटी है। अंकल बोले, तो वो कौन थी जिससे मैं मिला? पिताजी बोले, वो मीरा होगी, आशा बहन की बेटी। पिताजी ने सारी बात बताई आशा मौसी के बारे में। अंकल ने कहा, ठीक किया तूने यार, उसकी बेटी पर है बहुत संस्कारी। पिताजी बोले, पर तेरे घर की बहू तो मेरी बेटी ही बनेगी। अंकल जी ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में हाँ बोला। पर मैं ये सुनकर खुश नहीं हुई। मुझे शादी नहीं करनी थी अब। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। अपने हाथ को देख देख कर सिद्ध को याद करने लगी। अगले दिन कॉलेज के बाद सिद्ध ने बोला, आज आना है तुम्हें, याद रखना। मैंने बोला ठीक है। घर आके पार्टी में जाने का उपाय सोचने लगी। एक उपाय मिला भी, पर इन सब में मीरा की मदद की बहुत ज़रूरत थी। मैं मीरा के पास गई, उसे सारी बात बताई और मदद को बोला। वो बोली, माँ गुस्सा करेंगी। पर जब मैंने बोला, जिसने तुम्हारी मदद की, मैं उस लड़के के बारे में बताऊंगी, तो वो मान गई। मैंने उसे बोला, हम साथ जाएंगे तो पिताजी मना नहीं करेंगे। मीरा बोली, पर मुझे पार्टी नहीं पसंद। मैंने बोला, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी सहेली कविता के यहाँ छोड़ दूँगी। जब मैं वापस आऊँगी तब आ जाना। तुम भी लाल ड्रेस पहनकर चलना, सबको लाल ही पहनना है। मीरा बोली, ठीक है। अगले दिन रात में सिद्ध की पार्टी में जाने के लिए हम दोनों तैयार हो गए। हम दोनों कार से पार्टी के लिए निकले। बॉडीगार्ड भी बाइक से हमारे साथ ही था। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं हर पल यही सोचती थी, ना जाने पिताजी ने इसे क्यों लगा रखा है हमारे पीछे। पहले हम लोग उपहार लेने के लिए एक उपहार की दुकान पर गए। वहाँ मीरा को लेके मैं सिद्ध के लिए उपहार देखने लगी। मीरा भी वहीं घूमने लगी। कुछ पल मीरा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए इसका अगला पार्ट ज़रूर देखिए। धन्यवाद।